मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि हम कल आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसका नाम था इंटरफेरेंस। कल मैंने बड़ा जल्दी उसको पढ़ाया है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बाद मैं बहुत तेज़ी के साथ पढ़ा रहा होता हूँ और बच्चे भी बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स करते हैं, जल्दी पिक करते हैं। रिप्लाई भी आ रहा था मेरे पास और बच्चों को टॉपिक भी क्लियर हो रहा था। तो कल हमने आपको इंटरफेरेंस सिखाया, उसकी कंडीशन सिखाई और उस कंडीशन के अंदर काफ़ी कुछ काम था जो हमने कल आपको सिखाया कि कंडीशन के अंदर क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। सिंगल कलर की लाइट, फेस कोहेरेंस, पार्ट डिफरेंस में भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, आज की क्लास में कंप्लीट होगा ही नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकता। मैं जितना हो इसे हम कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। इसके अलावा क्लास के अंदर हमें एक बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है जो कि असल में अपने नाम से नहीं है। ये बात कई दफ़ा बोली गई है, अटेंडेंस ली जाती है और फिर प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर हमारी क्लास के अंदर, अब तो खैर वो बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा, कभी भी आप इस तरह इंटर हो क्लास के अंदर। अच्छा, ये एक और कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर ऐड है हमारे पास और इनका नाम जो है वो है बाबरा। आप प्लीज़ अपने असल नाम से इंटर हो, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरी क्लास में कोई इस नाम का बच्चा नहीं है। आप अपने असल नाम से इंटर हो, अपना नाम चेंज करें प्लीज़। अपना असल नाम बताएं और साथ ही साथ में अदरवाइज फिर आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जल्दी शाबाश। अच्छा, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, फोकस कर ले तो नहीं इसमें। टॉपिक का नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये थॉमस यंग नामी साइंसदान ने किया था। और उसने क्या किया था, तो उसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। पहले मुझे डायग्राम बना देते हैं, फिर इसके बाद मज़ीद बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था। तो बच्चों,
ये डायग्राम आपके सामने कंप्लीट हो गई है और इस डायग्राम के अंदर मज़ीद थोड़ी बहुत चीज़ें और बाकी हैं जो अभी आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने थॉमस एडिसन साहब ने एक लाइट का सोर्स लिया, इससे ये रोशनी निकल रही है ये नहीं, और ये सारा हिस्सा ऊपर से और नीचे से बंद है, रोशनी यहाँ इस जगह से गुजरी और फिर ये वाला सारा हिस्सा, ये वाला सारा हिस्सा बंद है। आगे ये दो सुराख है, सुराख को हम लोग उर्दू में कैसे कहते हैं, शगाफ। यहाँ दो शगाफ मौजूद है, शगाफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लिट्स। अब रोशनी को आगे बढ़ने के लिए दो ही रास्ते हैं और वो S1 या इस शगाफ से गुजरेगी और यहाँ से हम कहेंगे ये जो सोर्स है S, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया S1 S2। इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड होने से बेटा हमें क्या हासिल होता है, फेज कोहेरेंस। यानी अब यहाँ से जो लाइट वेव जाएगी स्क्रीन की तरफ, यहाँ से निकल कर ऐसे करके बनाऊंगा नहीं या बनाते नहीं, और यहाँ से निकल के जाएगी रोशनी, ये दोनों एक जैसी होगी और इनके फिर आपस में क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ टकराएंगे, क्रस्ट और ट्रफ टकराएंगे और सामने स्क्रीन के ऊपर हमें यहाँ पर बैंड बने हुए नजर आते हैं, पट्टियाँ, ये पट्टियाँ नजर आती है। सेंटर में हमें ब्राइट बैंड नजर आता है, इस बैंड को फ्रिंज भी कहते हैं, फ्रिंज। असल लफ्ज़ फ्रिंज ही है, बैंड मैं आसान लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वैसे फ्रिंज ही है। फिर बेटा ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर इस तरह ये सिलसिला आगे भी है, मैंने मुख्तसर लिया है। इसी तरह डार्क ब्राइट, ये हर ब्राइट फ्रिंज रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे रोशनी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, रोशनी का इफेक्ट बढ़ गया है। और हर डार्क फ्रिंज इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, रोशनी का इफेक्ट यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, एनर्जी कम हो गई है। इसको हम कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई? यस करें, शाबाश। फिर डायग्राम के अंदर सारी बातों को शुरू करते हैं। वेरी गुड। अब सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पे तय कर लेते हैं। स्क्रीन, ये डबल स्लिट के दरमियान का जो फासला है वो है कैपिटल L। S1 S2 दोनों S1 S2 के दरमियान जो फासला है वो है D। ठीक है, जो रोशनी आप यूज कर रहे हैं, ये रोशनी आप यूज कर रहे हैं, इसकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पर एक पॉइंट फर्ज कर लें, स्क्रीन पर हमने एक पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट यहाँ पर है, ये रहा। इस पॉइंट का नाम रखा हमने P पॉइंट। अब S1 से एक लाइट रे को पॉइंट P1 पे ले जाते हैं लाइक दिस, ऐसे करके सीधा, और S2 से भी एक लाइट रे को ले जाते हैं सीधा पॉइंट P की तरफ लाइक दिस, ऐसे करके। दोनों रेस को गौर से देखें तो पता चलता है S1P छोटा है, S2P बड़ा है, एक का रास्ता कम और एक का रास्ता ज्यादा। तो यहाँ पर क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। मैंने कल क्लास में जोर दिया था पाथ डिफरेंस लाजमी होना चाहिए, पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो इंटरफेरेंस नहीं बन पाएगी। तो नतीजे में ये पाथ डिफरेंस यहाँ भी है, पाथ डिफरेंस यहाँ, ये देखें, ये छोटी रे, ये बड़ी रे। सबसे पहले मरहले में हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस, दोनों रेस के रास्ते में कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, कितना फर्क ज्यादा आ रहा है, कौन सी रे दूसरी रे के मुकाबले में, बड़ी रे छोटी रे के मुकाबले कितना ज्यादा फासला तय कर रही है। तो इसका तरीका सुन लें, हमेशा यही तरीका इस्तेमाल होगा, तरीका आसान है। हमेशा जो बड़ी लाइट रे है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हमेशा बड़ी लाइट रे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये है बड़ी लाइट रे, ये है छोटी लाइट रे। अच्छा, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें ऐसे करके डॉटेड लाइक दिस। अब ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये है इजाफा, जिसको मैंने डार्क कर दिया, ये है पार्ट डिफरेंस। अब अगर फर्ज कर लें आप ऐसी नजरों में मेजर करें तो शायद आप भी एग्री करें कि सर अब दिखने में फासला एक जैसा लगे। तो ये जो इजाफी फासला है वो ये। अब यहाँ एक ट्राइंगल बन जाता है और उस ट्राइंगल का नाम होता है ओ ए, और यहाँ पे लिख देते हैं सी, क्योंकि बी ऑलरेडी आ रहा है सी। ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ओ ए, ये रहा ए और सी। इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करेंगे और इसमें से क्या निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस। यहाँ तक ओके करते हैं ताकि मैं मजीद बातें लिखना शुरू करूँ। कुछ बातें तय कर लेते हैं। assume that पॉइंट नंबर 1,
wavelength of light is equal to lambda separation between slits is equal to d distance between slits to screen is equal to कैपिटल L। चौथा पॉइंट है फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में, लेकिन अभी इसके बारे में आया नहीं है इस तरफ। ये है फ्रिंज स्पेसिंग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये फ्रिंज स्पेसिंग होता है, इसको वाई एम लिखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी बातों को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बातों को दोबारा से दोहरा रहा हूँ ताकि सब बातें आप एक दफ़ा इकट्ठी करें। सबसे पहले हमने एक पॉइंट लेना है, ये पॉइंट ना एग्जैक्ट ब्राइट पे होना चाहिए ना डार्क पे होना चाहिए। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है जहाँ डार्क और ब्राइट की बाउंड्री है, इसका नाम रखा पॉइंट। या आप ऊपर ले लें या नीचे कहीं ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर में नहीं लेते, बस ऊपर कहीं ले लें नीचे ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी पर, इससे कुछ नहीं होता, टॉपिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर S1 से एक लाइट रे को B तक पहुँचाएँ, S2 से एक लाइट रे को B तक पहुँचाएँ। डायग्राम देख के साफ लग रहा है ये रास्ता छोटा है, ये रास्ता बड़ा है, साफ देखें, साफ दिख रहा है। तो दोनों में पाथ डिफरेंस आ गया, फासले का फर्क आ गया। ये पाथ डिफरेंस जो है आपको कैलकुलेट करके दिखाना होगा। और ये पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसका तरीका एक ही है और आसान तरीका है। हमेशा बड़ी रे के ऊपर क्या गिराना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो आपने ये जो छोटी रे है यहाँ से एक डॉटेड लाइन यानी परपेंडिकुलर गिराया है, ये परपेंडिकुलर है 90 के एंगल पर है, और ये बड़ी रे पे गिरा है। अब ये जो हिस्सा नजर आ रहा है ये वाला, ये वो फर्क है जो इन दोनों रेस में आ रहा है। अब आप गौर से देखें, आप भी कहेंगे ये हिस्सा बराबर है, सिर्फ इस हिस्से का फर्क आ रहा है, इसको नाम देंगे पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल दिखाई देंगे। ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल है सर। इस ट्राइंगल का नाम है OAC। अभी आपको ये बड़ा करके दिखाऊंगा, OAC करके बड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन से लेकर स्लिट्स तक के दरमियान का फासला L है, दोनों स्लिट्स के दरमियान का फासला D है, और जो ये फासला है इसका नाम रखा गया है Y है। जो रोशनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है लैम्ब्डा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। बच्चों को जाहिर सी बात है, हम लोग जो है वो सुबह से पढ़ा रहे होते हैं, कॉलेज की क्लासें हैं, फिर इसका कोचिंग की क्लासें, तो हमारा भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल करा करें। हम भी रोज़े से ही होते हैं और मुसलसल बोल रहे होते हैं। अभी जो मैं आज क्लास ले रहा हूँ वो 11 बजे से मुसलसल क्लास ले रहा हूँ, और उसके अंदर आवाज़ के मामला क्या होते हैं, तो उसके अंदर हम बहुत शाउट करके नहीं पढ़ा सकते। बाद दफ़ा हमारी आवाज़ जो होती है वो उसके हिसाब से धीमी पड़ जाती है, हल्की हो जाती है। तो आवाज़ हल्की हो तो ज़रा थोड़ा सा पेशेंस रखिए करें। इंशाल्लाह कोशिश तो यही होती है कि आप तक आवाज़ सही पहुँचाएँ। और बाद दफ़ा नेट का इशू भी हो जाता है कि नेट की वजह से भी आवाज़ सही नहीं आ रही होती है, आवाज़ ख़राब हो रही होती है, इसकी इंसाफ नहीं होती। अच्छा, मुझे अब यहाँ तक बता दें, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया, अच्छी तरह समझ में आ गया है? शाबाश, जल्दी से रिपीट कर दें ताकि मैं आपको पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करके दिखा दूँ जल्दी से। जी जल्दी से सारे बच्चे, सब बच्चों का मुझे इसमें यस और ओके चाहिए। सिर्फ एक बच्चा या किसी एक आधे स्टूडेंट का यस ओके से गुजारा नहीं होगा। तमाम बच्चे मुझे यहाँ तक ओके करेंगे कि हाँ भाई आपको सही समझ में आ गया है, यहाँ तक सब बातें क्लियर हो गई। शाबाश सारे बच्चे, शाबाश। अब यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे फॉर पाथ डिफरेंस। सबसे पहले आपने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो बच्चों पाथ डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्राइंगल OAC में जाना पड़ेगा। तो आपने लिखा कंसीडर ट्राइंगल OAC।
आपकी नॉलेज के लिए ये ट्रायंगल मैं बड़ा करके यहाँ बना देता हूँ ऐसे करके। एग्जाम में भी अगर आप इसको बड़ा करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये O है, ये A है, ये C है, ये 90, और यहाँ एक एंगल बनता है जो ऊपर नहीं दिखाया जाता, खिचड़ी सी पक जाती है इसलिए ऊपर नहीं दिखाते हैं, थीटा। ये है आपका पार्ट डिफरेंस, और ये वाली वैल्यू है D के ऊपर, यानी यहाँ से यहाँ तक D है। ऊपर देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये हिस्सा D है, ये पार्ट डिफरेंस। थीटा यहाँ नहीं दिखाते। तो बच्चों 90 के सामने वाली साइड ये बनी हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने ये बना परपेंडिकुलर। इस साइड की हमें ज़रूरत नहीं है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मेरे बच्चों को बहुत दफ़ा बोला हुआ है, याद कर लें। ये 3 रेशो हैं, साइन का, कॉस का और टेंजेंट का। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों परपेंडिकुलर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पार्ट डिफरेंस, हाइपोटेन्यूज की जगह रखेंगे डी। डी डिवाइड है, वहाँ जाके क्या करेगा, शाबाश, मल्टीप्लाई, और इस तरह पार्ट डिफरेंस की वैल्यू बन जाएगी, और ये वैल्यू बनी हमारे पास डी साइन थीटा। सब बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ओके कर दें यस जल्दी से, शाबाश, ताकि मैं आपको इसके बाद दूसरा हिस्सा समझा सकूँ। टोटल 5 हिस्से हैं इसके अंदर, 5 डेरिवेशन है इसकी, तभी एग्जाम में 7 नंबर का आता है। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर दूसरी डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे, और वो है वाई एम निकालना। इस वाई एम को निकालने के लिए, वाई एम से मुराद है कि यहाँ पर स्क्रीन पे ये जो पट्टियाँ आ रही है, बैंड्स आ रहे हैं, फ्रिंजेस आ रही हैं, इन्होंने कितनी जगह घेरी है, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है। इन बैंड्स ने, फ्रिंजेस ने कितनी जगह घेरी है, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है वाई एम के नाम से। इसके लिए आपने यहाँ से डॉटेड कर कर एक बीच में लाइन डालनी है, ऐसे करके बिल्कुल सेंटर में डॉटेड करके सीधी। अब यहाँ पर एक और ट्राइंगल बन जाएगा, इस ट्राइंगल का नाम हम रखेंगे डी। यहाँ पे आप कोई और नाम डाल दें, डी, और डी के बाद यहाँ नाम डाल दें आप ई। एक ट्राइंगल बन गया। यहाँ से देखिए पी, यहाँ से चले बीच से डॉटेड करके डी और ई, पी ई ई, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे, और मैं आपको भी ट्राइंगल बड़ा करके दिखा देता हूँ बना के, तो आपको मसला नहीं होगा। फॉर फ्रिंज स्पेसिंग, बेटा फ्रिंज स्पेसिंग से क्या मुराद होता है, ये बैंड फ्रिंजेस कितनी जगह घेर रहे हैं वो निकालिए। उसके लिए मैं आपको ट्राइंगल दिखाता हूँ, और ट्राइंगल का नाम है कंसीडर ट्राइंगल पी डी ई। बेटा ये ट्राइंगल आसान ट्राइंगल है, मुश्किल नहीं है, ऐसे करके बना हुआ, देखें ऐसे करके। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर भी एक एंगल बनता है थीटा। आप ये थीटा यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ एक एंगल थीटा बनता है, आप इसे दिखा सकते हैं। ये रहा थीटा 90, ये है आपका P, ये है D, ये है E। ये वाला हिस्सा बराबर है L, ये वाला हिस्सा बराबर है YM। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये आ गया बेस। यहाँ तक बात ठीक है? ओके कर दे यहाँ तक जल्दी से, शाबाश। जल्दी से यहाँ पे एक ओके चाहिए आपका, एक ओके चाहिए। वेरी गुड बेटा। बच्चों याद रखें, कभी भी साइन थीटा और टेंजेंट थीटा एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होते। साइन थीटा और टेंजेंट थीटा बराबर नहीं होते। देखें जरा यहाँ पे में, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा क्यों बराबर नहीं होते? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और टेंजेंट थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इन दोनों के अंदर हाइपोटेन्यूज और बेस का फर्क है, इसलिए ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसको यूज करने से हम इन्हें बराबर ले सकते हैं, बराबर होते नहीं, ले सकते हैं। और वो ये है कि ये एंगल, अगर ये एंगल छोटा हो गया तो नतीजे में हाइपोटेन्यूज आहिस्ता आहिस्ता करके बेस पर आ जाएगा। अगर एंगल छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा, बहुत छोटा हो गया। अब आप देखने पर साफ दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूज तकरीबन बेस पर आ चुका है,
ऐसी सूरत में बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाते हैं, उन्हें ले लिया जाता है। अब टेंजेंट थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये जो एंगल है, ये एंगल आपने कैसा लेना है? छोटा लेना है, इसको छोटा मानना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ, समझ में आती है तो ओके कीजिएगा जल्दी से, शाबाश। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेंजेंट थीटा अप्रोक्सीमेट साइन। ओके करना आप सबका ओके चाहिए मुझे, क्योंकि बड़ी अहम बात है इसका। बस से 2 मिनट की और हमारी क्लास रह गई है, लेक्चर एंड हो जाएगा। जल्दी से सब बच्चों का ओके चाहिए जितने क्लास में मौजूद है मुझे, शाबाश। हर एक के ओके की अहमियत है बेली। वेरी गुड, आपका ओके बहुत अहमियत का हामिल है, आपको अंदाजा भी नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? साइन थीटा को नहीं खोलना। साइन थीटा को ना खोलने की वजह ये है कि साइन थीटा में हाइपोटेन्यूज आता है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए हम साइन थीटा को नहीं खोल सकते हैं। टेंजेंट थीटा को खोल सकते हैं। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मौजूद है, बेस की वैल्यू भी मौजूद है, तो हम टेंजेंट थीटा को खोल लेते हैं। टेंजेंट थीटा खुलेगा, परपेंडिकुलर में आ रहा है वाई एम जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, और बेस में आएगा एल। ख्याल रखें आपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का निशान लगाया है, क्योंकि ये एग्जैक्ट कभी बराबर नहीं होगा। साइन थीटा एज इट इज। अब मैं अगर दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दूँ, अभी वजह सामने आ जाएगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाइंग लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइंग बाय डी ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी एक d यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई एम के पास, और एक d यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने दोनों साइड पर d से मल्टीप्लाई कर दिया, एक d यहाँ मल्टीप्लाई, एक d यहाँ। लेकिन हम ऐसा करने के पीछे कोई वजह है, और वो वजह आपको यहाँ नजर आ रही होगी, आप खुद भी एग्री करेंगे। ये देखिए मल्टीप्लाई कर, इससे क्या फायदा हुआ? d साइन थीटा बन गया, और d साइन थीटा किसके बराबर है? पार्ट डिफरेंस के बराबर। पार्ट डिफरेंस का सिंबल डेरिवेशन में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस से आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना सकते हैं। तो बच्चों ये बन गया डी वाई एम अपॉन एल, और ये वाला पूरा हिस्सा बन गया पार्ट डिफरेंस। अरेंज कर ले वैल्यूज को, एल डिवाइड मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई डिवाइड, बाकी का हम यहाँ देखेंगे वाई एम अप्रोक्सीमेट, और ये हो गया पार्ट डिफरेंस एल डिवाइडेड बाई डी। डी मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो गया, एल मल्टीप्लाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब डेरिवेशन अप्रोक्सीमेट में अच्छी नहीं लगती, डेरिवेशन लगती है इज इक्वल टू में, इसलिए यहाँ अप्रोक्सीमेट को नेग्लेक्ट कर दें। नेग्लेक्टिंग अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन को नेग्लेक्ट कर दें। नतीजे के अंदर अब यही वाला जवाब इज इक्वल टू से आपके सामने मौजूद है। ये जनाबे वाला बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर। सारा काम आपके सामने है, यहाँ तक आप इसको जल्दी से मुझे कह दें ओके। लेक्चर खत्म हो गया, टाइम खत्म हो चुका है, सब बच्चे लास्ट में ओके करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें हमने एक आपको आज पार्ट डिफरेंस करा दिया और फ्रिंज स्पेसिंग की डेरिवेशन सिखा दी। सबसे पहले टेंजेंट थीटा साइन थीटा के बराबर लेना है, कंडीशन क्या है? एंगल छोटा मान लें। फिर हमने टेंजेंट थीटा को खोलना है, साइन थीटा को नहीं खोलना। वजह क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज थी, दोनों तरफ d से इसलिए मल्टीप्लाई करा हमने ताकि हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ जाए। d यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला हिस्सा बना पार्ट डिफरेंस। मैंने इसको अरेंज किया, फॉर्मूला बन गया, अप्रोक्सीमेट हटाया, इज इक्वल टू आया, इक्वेशन नंबर 1। सब बच्चों का ओके नहीं आया, थोड़े से बच्चों का आया, बाकी सब बच्चे भी ओके कर दें, साथ में मुझे इजाज़त दे दें जल्दी से, शाबाश। बाकी बच्चे भी ओके कर दें जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़े से बच्चे लेट आए हमारे पास क्लास के अंदर, कोई बात नहीं। तो बच्चों मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में, और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त। सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।